प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है भारत की तीसरी प्रमुख जनजाति और इस जनजाति का नाम है थारू जनजाति। पूर्व में हमने भारत की जो दो प्रमुख जनजातियां हैं जिन्हें हम गोंड और भील जनजाति के नाम से जानते हैं, उन पर व्यापक विशद चर्चा की थी। आज जिस जनजाति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उस जनजाति का नाम है थारू। अगर हम इनके सबसे पहले निवास स्थान या भौगोलिक आवास की बात करें तो यह है भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है उसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इन दो राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र में निवास करते हैं। उत्तराखंड में नैनीताल जिला और उत्तर प्रदेश में जो तराई क्षेत्र है जिसमें पीलीभीत, गोंडा, लखीमपुर खीरी, बहराइच, रामपुर इत्यादि जिले आते हैं। इनके अंतर्गत यह थारू जनजाति निवास करती है। यह जो थारू जनजाति है, इस थारू शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर के अनेक प्रकार की मान्यताएं चलती हैं, अनेक प्रकार के इसके अर्थ निकाले गए हैं। लेकिन अगर इनके निवास स्थान की बात की जाए तो अगर उसकी जलवायु की अगर हम चर्चा करें तो ऐसा महसूस होता है कि जो तराई की जो क्षेत्र है यह अस्वास्थ्यकर और जलवायु जहाँ की अच्छी जलवायु नहीं कहा जा सकती, ऐसा ये क्षेत्र है पूरा। हिमालय का पर्वतपदीय क्षेत्र है। रामगंगा, गंडक, इसी प्रकार से गंगा नदी, इन सारी नदियाँ जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निकल कर के और इस पर्वतपदीय क्षेत्र में तराई क्षेत्र का निर्माण करती है। अर्थात यहाँ का जो ज़मीन है, दलदल है, उसके बीच में विलुप्त हो जाती है, फिर प्रकट हो जाती है और इस प्रकार का जो पूरा ये तराई वाला क्षेत्र है यह अस्वास्थ्यकर जलवायु के रूप में जाना जाता है। और इसी क्षेत्र के अंतर्गत थारू जनजाति मुख्यतया निवास करती है। जो ज़िले और जिनकी हमने चर्चा की उन वह सारे ज़िलों में थारू जनजाति पाई जाती है। अगर हम यहाँ के जलवायु की बात करें तो वह अरुचिकर है। जैसा मैंने बताया, तराई का ऐसा क्षेत्र है जहाँ नदियों की धाराएं हैं, कहीं कहीं विलुप्त हो जाती है। कंकड़, पत्थर, मिट्टी और विभिन्न प्रकार के लकड़ी के लट्ठे, उनके निक्षेप के बीच भी जल धाराएं निकलती और विलुप्त होती रहती हैं। और यहाँ पर मच्छरों का और इस प्रकार से जंगली जीव जंतुओं का काफ़ी हद तक बोलबाला रहता है। तो इस प्रकार के क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। अब हम इनके जो निवास है, जो इनका आवास ये बनाते हैं, उसकी चर्चा की जाए तो इनके आवास को जो अधिवास होते हैं उनको कहा जाता है पूर्वे। 20 से 30 घरों की मकान की टोली होती, मकान की संख्या होती है, उसको पूर्वे कहा जाता है। यह सामान्यतया जो हमारे मकान बनाने में सामग्री काम में आती है उसके अनुसार अच्छी सामग्री, पक्की सामग्री से बने हुए घर होते हैं। लेकिन उनका कोई बहुत बड़ा वास्तु या बहुत उस प्रकार की जो आधुनिक घर जिसे कहे जा सकते हैं वैसी संरचना नहीं होती। एक बड़ा सा घर बना लिया जाता है, उसी के विभिन्न हिस्से कर लिए जाते हैं। उसी में एक हिस्से में रसोई, एक हिस्से में इनका जो भोजन करने का क्षेत्र है, एक हिस्से में इनका जो शयन का क्षेत्र है, और इस प्रकार से उसका वितरण या उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया जाता है। जहाँ तक इनके अगर हम भोजन की बात करें तो भोजन में स्वाभाविक तौर पर इस पूरे तराई क्षेत्र में या उत्तर प्रदेश के अधिकांश पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में चावल काफ़ी बहुतायत से होता है। जल उपलब्ध है, विभिन्न नदियाँ आकर के अपनी जलधारा वो यहाँ से निकलती है। तो ऐसा जो क्षेत्र है उसके अंदर चावल की फसल बहुतायत से होती है, तो चावल इनका प्रिय भोजन है। इसके साथ साथ मक्का, गेहूँ का भी ये उपयोग कर लेते हैं। मांसाहारी भी होते हैं। कई अवसरों पर, कई मौक़ों पर यह विभिन्न जो पशु हैं उनके मांस का भी प्रयोग करते हैं। कुछ जैसे बंदर है, इस प्रकार के जो गाय है, इन जीवों के शिकार और उनके मांस खाने पर यहाँ प्रतिबंध रहता है। ये इनके भोजन का सामान्य एक प्रकार से जो चलन में आने वाला है, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं चावल यहाँ का मुख्य भोजन है। वस्त्र की अगर बात की जाए तो इनके वस्त्र सामान्य जो उत्तरी भारत क्षेत्र का सामान्य परिधान होता है उससे मिलता जुलता हुआ रहता है। तो इस प्रकार से हमने आज अभी ये जो व्याख्यान है इसमें हमने इनके
निवास क्षेत्र, इनका भौगोलिक आवास, इनके मकान किस प्रकार के होते हैं, इनका भोजन किस प्रकार का होता है, इनके वस्त्र किस प्रकार के होते हैं, उस पर चर्चा की। इनके जीवन से जुड़े शेष पहलुओं पर हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे।